नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भाषाई कौशल पठन के उद्देश्य, पठन के प्रकार, पठन के गुण दोष आदि के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। पठन के उद्देश्य है: 1. ज्ञान प्राप्ति, 2. मनोरंजन, 3. रसास्वाद और 4. सांस्कृतिक विकास। अब हम एक एक उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। पठन का पहला उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति। पठन के माध्यम से अलग अलग विषयों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाषा में आने वाला नया साहित्य, पौराणिक कथाएं तथा विविध विधाओं के बारे में पठन के माध्यम से जानकारी मिलती है। इसलिए ग्रंथों को गुरु माना जाता है। हिंदी के बारे में सोचा जाए तो हिंदी की ध्वनियाँ, शब्द रूप, वाक्य रचना, भाषा शैली आदि से संबंधित जानकारी पठन से प्राप्त होती है। पठन का दूसरा उद्देश्य है मनोरंजन। मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए और मनोरंजन से दिल बहलाने के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ पठन से मनोरंजन भी होता है। कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, प्रहसन, निबंध, खंडकाव्य, काव्य संग्रह आदि के माध्यम से दिल बहलाव होता है। पठन का अगला तीसरा उद्देश्य है रसास्वाद। नया नया साहित्य पढ़ते समय हमें नित्य नया आनंद मिलता है। यह आनंद ही छोटे तौर पर रसास्वाद कहलाता है। रसास्वाद से पाठक की चित्तवृत्तियाँ आनंद विभोर हो जाती है। आनंदानुभूति पठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पठन का चौथा उद्देश्य है सांस्कृतिक विकास। साहित्य समाज का दर्पण होता है। उसी तरह साहित्य संस्कृति का आईना भी होता है। पठन के द्वारा ही हम साहित्यिक मूल्यों को ग्रहण करते हैं। हमारा मन साहित्य पढ़ने से विशाल, उदात्त तथा मानवीय गुणों से संपन्न होता है। समता एवं विश्व बंधुत्व के भाव को पठन से ही बढ़ावा मिलता है। इन सभी कारणों से हमारा सांस्कृतिक विकास होता है। ऐसा सांस्कृतिक विकास करना पठन का एक उद्देश्य है। तो ये थे पठन के उद्देश्य। अब हम पठन के प्रकारों के बारे में जानकारी देखेंगे। पठन के दो प्रकार हैं। एक प्रकट पठन या सस्वर पठन और दूसरा है मौन पठन। अब हम पहले प्रकार की मतलब प्रकट पठन की विस्तृत जानकारी देखेंगे। प्रकट पठन की परिभाषा है: लिखित सामग्री का आँखों द्वारा ग्रहण, मस्तिष्क द्वारा अर्थ ग्रहण और वागेंद्रियों द्वारा उच्चारण प्रकट पठन कहलाता है।
प्रकट पठन के दो उपभेद हैं, एक व्यक्तिगत पठन और दूसरा सामूहिक पठन। व्यक्तिगत पठन और दूसरा सामूहिक पठन। अब देखो, प्रकट पठन करते समय निम्नलिखित बातों को समझकर पठन करना चाहिए। एक, उच्चारण सुस्पष्ट, निर्दोष एवं शुद्ध हो। दूसरा, पठन की गति उचित हो। तीसरा, विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पठन हो। चौथा, अर्थपूर्णता के लिए आवाज में भावानुकूल परिवर्तन हो। 5, धारा प्रवाहिता के साथ पठन हो। छठा, आत्मविश्वास के साथ पठन हो। और सातवां, श्रोता अथवा छात्रों की संख्या को समझकर पठन हो। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर किया गया प्रकट पठन सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। अध्यापक को इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब हम प्रकट पठन के लाभ और हानियों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। प्रकट पठन के लाभ पहले देखेंगे और उसके बाद हानियों के बारे में या दोषों के बारे में विचार करेंगे। अब देखो, लाभ। पहला लाभ है, कक्षा में व्यक्तिगत और सामूहिक रीति से किया जाता है। दूसरा, पठन सामग्री पर नजर एकाग्र होती है। तीसरा, स्वयं को आनंद प्राप्त होता है, साथ में दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं। चौथा, भावपूर्ण उच्चारण की क्षमता प्राप्त होती है। और पांचवा, शांतिपूर्ण वातावरण न होते हुए भी प्रकट पठन कर सकते हैं। अब उसकी हानियां या प्रकट पठन में आने वाले दोष क्या है, यह हम देखेंगे। इसमें चिंतन और मनन के लिए समय नहीं मिलता। दूसरा, सस्वर पठन में यांत्रिकता होती है। तीसरा, सस्वर पठन की गति धीमी होती है। और चौथा, शक्ति का व्यय अधिक होता है। पठन का जो दूसरा प्रकार है, मौन पठन, उसके बारे में अब हम जानकारी देखेंगे। मौन पठन, प्रकट पठन के बाद मौन पठन होता है। मौन पठन का मतलब है मन ही मन पढ़ना। आशय का आकलन होने के लिए मौन पठन महत्वपूर्ण है। अब मौन पठन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। एक, होठों की हलचल नहीं होनी चाहिए। 2, शांतिपूर्ण वातावरण हो। 3, मौन पठन के लिए चित्त की एकाग्रता हो। अब हम मौन पठन से लाभ एवं हानियां, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। पहले लाभ देखेंगे। क्या लाभ है मौन पठन के? एक, समय एवं शक्ति का व्यय कम होता है। 2, पठन की गति अधिक होती है। 3, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्ति होती है। और चौथा,
चिंतन और मनन के लिए मौका मिलता है। अब इसके बाद मौन पठन से होने वाली हानियां, उसकी हम चर्चा करेंगे। एक, हर समय शांतिपूर्ण वातावरण नहीं होता। दो, छात्र होठों की हलचल करने की संभावना होती है। तीन, चित्त की एकाग्रता हर समय बनाए रखना मुश्किल काम है। तो ये थे मौन पठन से होने वाली हानियां। अब उसके बाद पठन के दोष और उन दोषों पर उपाय की चर्चा करेंगे। पठन करते समय कुछ दोष निर्माण हो जाते हैं। उसमें से पहला वाला दोष है उच्चारण में अशुद्धता। दूसरा, धीमी या अत्यधिक गति से पढ़ना। तीसरा, रुक रुक कर पढ़ना। चौथा, शब्द तथा वाक्य को तोड़ मरोड़ कर पढ़ना। 5, शब्द तथा वाक्य को बार बार पढ़ना। और छठा, पाठ्यांश का अर्थ समझे बिना ही पढ़ना। तो ये थे पठन में निर्माण होने वाले दोष। अब इन दोषों को देखने के बाद उसके निराकरण के उपायों की चर्चा हम करने वाले हैं। उपाय, पठन के दोषों का निराकरण इस प्रकार किया जाता है। एक, अध्यापक का पठन निर्दोष हो। दूसरा, आदर्श वाचन ध्वनिमुद्रक यंत्र पर मुद्रित करके श्राव्य साधनों के द्वारा सुनवाना चाहिए। तीसरा उपाय है कक्षाओं में वाचन प्रतियोगिता लेनी चाहिए। और अंतिम वाला चौथा उपाय है प्रकट वाचन, मौन वाचन की आदत डालनी चाहिए। दैनंदिन जीवन में ऐसे उपक्रमों का आयोजन करके अध्यापक को छात्रों का निरीक्षण करना चाहिए, तभी वाचन के दोष दूर हो सकते हैं और छात्र पठन सक्षमता के साथ कर सकता है। तो ये थे भाषाई कौशल पठन के उद्देश्य, पठन के प्रकार, पठन के दोष और उनका निराकरण।